Morning everyone, this is Happy Sharma here before you and I welcome you all on behalf of RJ Study Point. Today we will start our topic Rajasthan Rent Control Act 2021. We are going to continue this topic from the point we have left in previous class. So सबसे पहले we will start from our regular activity. रेगुलर एक्टिविटी में हम देखते हैं कि किसी भी एक्ट का एक्ट नंबर क्या है और उस एक्ट को कब असेंट मिली और उसके बाद उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसका एक्ट नंबर है 1 ऑफ 2003. डेट ऑफ असेंट, इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इसको 25 फेब 2003. इसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट थी इसकी 1 अप्रैल 1/04/2003. ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर बेसिस एक्टिविटी पे हम करते हैं और प्री एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ जाता है. इसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट का जो पॉइंट था वो हमने देख लिया. कहा? आर्टिकल किधर? 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब तक तो ये भी याद हो गया होगा 254. अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है चैप्टर नंबर 5A एंड 5B. आज तक हमने क्या डिस्कस किया? पूरा पेयर एक्ट का जितने भी सेक्शंस थे चैप्टर 5 तक के, जो भी प्रिलिमिनरी में था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, उसके अलावा रिवीजन ऑफ रेंट, किस तरीके से रेंट पे किया जाता है, किस तरीके से उसका सारा जो प्रोसीजर है, किस तरीके से अगर उसको गलत तरीके से डिस्पोजेस कर दिया जाए टीनेंट को, उससे रिलेटेड लिमिटेड टीनेंट जो लिमिटेड पीरियड टीनेंसी है वो भी हमने देख ली. इविक्शन के ग्राउंड देख लिए, इमीडिएट इविक्शन के ग्राउंड देख लिए, इनसे रिलेटेड सारा प्रोसीजर हमने देख लिया. इसके अलावा जो भी रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल है उनका एस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ लिया. उसके अलावा हमने इनका जो प्रोसीजर और पावर है वो भी हमने देख लिया. सेक्शन 20 में हमने सारा एग्जीक्यूशन देख लिया, जो भी इनके फैसले वगैरह आते हैं. इसके अलावा सेक्शन 19 क्लॉज 6 के बाद जो सारा लिमिटेशन पीरियड और उसकी जो अपील का प्रोसीजर सारा दे रखा है वो भी हमने देख लिया. इसके अलावा और जो बाकी का हमने कोई इसकी असेंट वगैरह जो है वो तो हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं कि किस तरीके से सारा सिस्टम चलता है. तो आज हम मेनली बात करेंगे, हमने जनरली इसमें देखते हैं कि 3 तरीके की इसमें अथॉरिटी है. एक तो रेंट ट्रिब्यूनल है, एक है इसमें अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, और जो थर्ड अथॉरिटी है इसमें वो है रेंट अथॉरिटी. रेंट अथॉरिटी अभी 2017 के अमेंडमेंट से 2017 के अमेंडमेंट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसको. हाँ, 2017 के अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया है. इसके बाद बात आती है चैप्टर 5A और 5B. ये कहाँ है? चैप्टर 5A और 5B में इससे रिलेटेड प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं. कब से? एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017. ये भी एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन हो सकता है. एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017. और इसके अलावा इसका क्या नाम था? रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017. रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017. ये इस एक्ट का नाम है और ये इसका एक्ट नंबर है. इससे क्या हुआ? ये जो चैप्टर है इनका इंट्रोडक्शन इसमें हुआ है. इसके बाद बात आती है कि रेंट अथॉरिटी क्या होती है. रेंट अथॉरिटी को एक जनरल सेंस में हम समझते हैं कि जो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल था ये तो जुडिशरी का पार्ट है, और ये जो रेंट अथॉरिटी है ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड है. इसका ऑफिसर इसमें जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कौन होता है? वो होता है RAS ऑफिसर. RAS ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. ये इसका क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. किसका? रेंट अथॉरिटी का. अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5A से. चैप्टर 5A में सबसे पहले सेक्शन स्टार्ट होता है 22A से. 22A किसकी बात करता है? सबसे पहले बात आती है किसी भी प्रीमाइसिस में जब हम रेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसमें बात आती है कि उसका एग्रीमेंट किस तरीके से चले. एग्रीमेंट के बाद बात आती है जब एग्रीमेंट होता है तो उसको किसके पास, मतलब किसको एक नोटिफाई किया जाता है? रेंट अथॉरिटी.
तो सबसे पहले जो 2017 उससे आया अमेंडमेंट से, वो क्या आया, रेंट अथॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजन। तो 22A में सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी की ही बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। अभी हमने देखा फर्स्ट, इसको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किसको करती है, RAS लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का नहीं होगा। ये होता है अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि रेंट अथॉरिटी है। रेंट अथॉरिटी ही बोलते हैं इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। जो हमारी रेंट ट्रिब्यूनल थी, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल थी, वो तो क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट का हिस्सा है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और इसका कोई इस तरीके से कोर्ट नहीं है, ये जो पर्सन अपॉइंट होता है उसी को रेंट अथॉरिटी कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है इसके डिसीजन से रिलेटेड। ये जो भी डिसीजन देता है उसकी 60 डेज में अपील की जा सकती है। कितने दिन में, 60 डेज में उसकी अपील की जा सकती है। कहां, रेंट ट्रिब्यूनल में। इसके बाद फर्दर हमने पढ़ा था सेक्शन 19 का क्लॉज 6, उसमें हमने देखा था कि जो भी RT का डिसीजन होता है, रेंट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है, उसकी अपील कहां होती है, 60 डेज के अंदर अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल में। अब बात आती है, इससे कनेक्ट करके इस चीज को देखते हैं, इसका जो थर्ड सब क्लॉज है, थर्ड सबसेक्शन है, वो किस चीज की बात करता है। थर्ड सबसेक्शन बताता है, अगर रेंट अथॉरिटी का कोई भी डिसीजन है, रेंट अथॉरिटी का किसी भी डिसीजन की अगर अपील हुई है RT में, रेंट अथॉरिटी का RT में यानी रेंट ट्रिब्यूनल में, अगर ये डिसीजन जो था, इसका जो डिसीजन था, मान लीजिए X था, और इसको एज इट इज रखा इसने, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया, यानी इसको वेरी नहीं किया, ना ही इसमें कुछ इसको रिवर्स किया, या फिर इसको कुछ किसी भी तरीके से एज इट इज सेम रखा, इसको कन्फर्म कर दिया, तो इसके बाद ये जो फैसला होगा इसको फाइनल माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। इसकी फर्दर कोई भी, अगर ये एक्ट स्पेसिफिकली, यानी स्पेसिफिकली ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता है कि इसकी अपील की जा सकती है, तो उसके अलावा इसकी अपील नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, इसका एक्सेप्शन एक ही है कि अगर ये एक्ट ही, ये जो अपना एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए स्पेसिफाई करता है कि इस केस में अपील की जा सकती है, सिर्फ तभी अपील की जाएगी। अदरवाइज अगर ये सेम डिसीजन इसने इसको कन्फर कर दिया, यानी सेम रखा, तो इसकी कोई भी अपील नहीं होगी और ये क्या होगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अब इसके बाद बात आती है, अगर ये फाइनल डिसीजन है तो एक पॉइंट और इसमें बताया गया है। ये जो फाइनल वाली बात है, ये कहां दे रखी है, सबसेक्शन 3 में। एक तो ये फाइनल हो जाएगा अगर इसको चेंज नहीं किया, इसके अलावा इसकी कोई भी सिविल कोर्ट में कोई भी फर्दर अपील नहीं की जा सकती, यानी इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और फर्दर सिविल कोर्ट में भी इसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। ये बात करता है हमारा सेक्शन 22A। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट सेक्शन हमारा 22B, जो कि बात करता है टीनेंसी एग्रीमेंट की। सेक्शन 22B बात करता है टीनेंसी एग्रीमेंट की। अब आती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट को डिफाइन किया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सेट ऑफ प्रोमिसेस वगैरह जो होती है, मतलब जो भी दो पार्टी आपस में कुछ भी प्रोमिसेस करती हैं एक दूसरे के प्रति, और उसमें जो भी ये वैलिड कंसिडरेशन वगैरह उसमें तय किया जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं एग्रीमेंट। पर रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी रेंट डिसाइड किया और किस तरीके से प्रीमाइसिस को कितने कमरे देने हैं, क्या करना है, जो भी प्रीमाइसिस है पर्टिकुलर, और उससे रिलेटेड टर्म्स एंड रूल्स। अब इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा हमको। इसमें क्या होता है, मेनली तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो डिसाइड होती है। इसके अलावा जो भी रेंट वगैरह है वो डिसाइड होता है। इसके अलावा मैनर या मोड ऑफ पेमेंट भी डिसाइड ये कर लेते हैं। यहाँ पे इन तरीके की ये जो सारी कंडीशंस को क्या करते हैं, ये उसमें एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट में। अब इन चीजों को मेनली बताने का पॉइंट ये है कि आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर रेंट अथॉरिटी के पास पर्टिकुलर किसी भी तरीके की कोई भी आजकल फाइल की जाती है, कोई भी शूट एप्लीकेशन वगैरह फाइल की गई है, तो उस केस में जो भी एविडेंसेस दिए जाएंगे,
अगर वो एविडेंसेस, ये जो एग्रीमेंट है, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा अगर कुछ दिया जाता है एडिशन में, तो वो चीज क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं होती। यानी इन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एविडेंस एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये चीज इसलिए है कि ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा अब एग्रीमेंट को हम दो तरीके से समझते हैं। रेंट एग्रीमेंट का क्या सिस्टम होता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग टीनेंसी जो एग्रीमेंट है, ये इस एक्ट में दो तरीके से हो सकता है। क्या, फर्स्ट तो हो सकता है कि ये 22B पढ़ रहे हैं हम सेक्शन, फर्स्ट तो हो सकता है कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ था उससे पहले अगर कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रखी है, वो कंडीशन। एक होती है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो फर्स्ट में तो इसमें बात कर रखी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेकंड पॉइंट बात करता है अगर कोई भी प्रीमाइसेस है जो कि रेंट पे दी गई है आफ्टर द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद और इस एक्ट से पहले। अब बात आती है कि इस एक्ट के बाद की जो ये बात करता है, तो ये सबसेक्शन अपन को क्लियर करता है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई भी टीनेंसी पे या कोई भी पर्सन रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देता है या फिर जो टीनेंट लेता है, दोनों को जरूरी होगा क्या, एग्रीमेंट करना। दोनों के बीच में एग्रीमेंट को जरूरी कर दिया गया है। अब कोई भी प्रीमाइसेस रेंट पे दी जाएगी या फिर ली जाएगी, तो उसका क्या किया जाएगा, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाएगा। रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी होगा, और रिटर्न एग्रीमेंट जो ये दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा, फर्दर जो रेंट अथॉरिटी है उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। कौन करेगा, लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों जॉइंटली। ये जॉइंटली वाली बात एक और पढ़ी थी हमने, कहां पढ़ी थी, इसको रीड विद क्या, इसको याद रखने के लिए इधर की तरफ लिखते हैं सेक्शन 8 में। लिमिटेड पीरियड जो टीनेंसी होती है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए और मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ग्रांट की जा सकती है, तो उसमें भी क्या होती है, जॉइंट पिटीशन लगाई जाती है, वही चीज। और इसी तरीके से यहाँ पे भी जॉइंटली ये दोनों क्या करेंगे, जो भी रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है उसको कम्युनिकेट करेंगे, किसको, रेंट अथॉरिटी को। ये यहां तक बात आ जाती है। इसका एक फर्दर ये भी है कि जो शेड्यूल प्री में क्वेश्चन आ सकता है वैसे, कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है रेंट एग्रीमेंट, इसको जब कम्युनिकेट किया जाता है तो इसका फॉर्म क्या होता है, तो इसका फॉर्म कहां मेंशन है, इसका फॉर्म क्या होगा जो एग्रीमेंट होगा, शेड्यूल डी के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ शेड्यूल्स है ए बी सी और डी। डी जो शेड्यूल है उसमें रेंट एग्रीमेंट का क्या दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, और ए बी सी से रिलेटेड सी में सर्टिफिकेट है, और ए बी में जो भी अपने एप्लीकेशन वगैरह फाइल होती है उनका फॉर्मेट दे रखा है। पिटीशन, एप्लीकेशन जो भी फाइल होती है, सेक्शन 22 में बताया है कि फॉर्म्स ऑफ द जो भी इसमें पिटीशन वगैरह हैं वो फाइल होंगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ए बी के फॉर्मेट में, ए एंड बी। और जो सर्टिफिकेट, जो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसका फॉर्मेट है शेड्यूल सी में, सी फॉर सर्टिफिकेट। तो इस तरीके की बात कौन सा करता है, हमारा सेक्शन 22 बताता है। अब बात आती है हमारी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब इसके भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक, अगर ये एक्ट कमेंस होने से पहले ही कोई प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया गया था, लेकिन अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट फिर भी बना लिया। ए बिफोर, बट उनके पास क्या है, एग्रीमेंट रेडी है। दूसरा होता है कि इससे पहले दिया तो था पर उनको इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं थी, इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं क्या होता है, पर्सन लगभग अपनी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बना के रखता है। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 से चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं अपना काम। अब बात आती है सेकंड जो पॉइंट है, उसमें ये होता है कि नहीं किया, उनके पास क्या है, एग्रीमेंट नहीं है,
जिनके पास एग्रीमेंट है सेम चीज, उनको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है उनको बनाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा ये दोनों बात करते हैं। क्या बात करते हैं? फर्स्ट जो पॉइंट है, अगर उनके पास एग्रीमेंट है तो कम्युनिकेट कर दो, और नहीं है तो बनाओ, कम्युनिकेट करो, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें एक जो मेन बात ये भी है, ये जो इधर की दोनों कंडीशन थी, अगर इन या फिर इधर की भी जो कम्युनिकेट वगैरह से रिलेटेड जो भी कंडीशन है, बात आती है कि अगर इन लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया या फिर वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने से, तो उसके बाद अभी तो हमने यहां देखा जॉइंटली इनको फाइल करना पड़ता है, लेकिन अगर ये फेल हो जाते हैं जॉइंटली तो इनको एक प्रोवाइडेड है इसमें, वो कहता है कि इनको सेपरेटली दोनों को अपना अपना अलग अलग कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये एक तरीके से इन पे जो पेनल्टी टाइप समझ लेते हैं अपन, कि इस तरीके से इनको दोनों को अलग अलग सेपरेटली अपना करना पड़ेगा फाइल, सब बाकी अपना खुद जाने। अब बात आती है इसके, ये है इसका सबसेक्शन 1 था, वो 2 था। अब नेक्स्ट बात आती है, हमने देखा कि ये कमेंसमेंट होने के बाद जो दोनों बनते हैं तो इनका कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा, इनको कुछ समय भी तो दिया जाता होगा कि ये कितने दिन के अंदर उसको बनाएंगे और कितने दिन के अंदर अंदर उसको क्या करेंगे, अपने अपने जो भी अकॉर्डिंगली कमेंसमेंट से बिफोर और आफ्टर जिस भी तरीके से है उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो उसका टाइम पीरियड इसमें प्रेस्क्राइब है 1 ईयर, 1 साल के अंदर। अगर उनके पास, यहां पे देखा हमने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ था, अगर नहीं बनाया हुआ था तो बनाओ और उसको कम्युनिकेट करो, और अगर बनाया हुआ था तो उसको कम्युनिकेट करो, और इधर की कंडीशन में भी बनाया है तो उसको कम्युनिकेट करो। टाइम पीरियड कितना है, 1 साल। वैसे तो कमेंसमेंट के बाद में जो फर्स्ट सबसेक्शन है उसका तो सीधी सी बात है, बंदा एग्रीमेंट बना रहा है तो उसको तुरंत ही वो कर देगा, पर जैसे पहले से कोई टीनेंसी दे रखी है तो उसने अब नया नया लॉ आया है, उसको पता है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ दे रखा है। ये 1 साल का समय है आपके पास, आप आराम से एग्रीमेंट को प्रिपेयर करो, और कमेंसमेंट होने के 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या करना है, अपन को फाइल करना है। अब बात आती है, जो भी इसकी रेंट अथॉरिटी होगी जो रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन, जैसे ही कम्युनिकेट किया जाएगा, किसको किया जाएगा कम्युनिकेट, रेंट अथॉरिटी को। अब रेंट अथॉरिटी की क्या ड्यूटी होती है, रेंट अथॉरिटी की ड्यूटी होती है कि वो उसको क्या करती है, रजिस्टर करती है। रजिस्टर के बाद क्या करेगी, रजिस्टर करेगी तो रजिस्टर में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उस अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक एविडेंस का भी काम करता है प्रैक्टिकल वे में। जो भी कम्युनिकेशन करना था कम्युनिकेशन किया, किसको किया, रेंट अथॉरिटी को किया। रेंट अथॉरिटी को जैसे कम्युनिकेट किया उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, रजिस्टर कर लिया और एक रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, क्या कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उससे रिलेटेड, तो सेक्शन सबसेक्शन 5 इस चीज की बात बताता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वैसे भी मेन के अकॉर्डिंग जो मेन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है अगर किस चीज से रिलेटेड, रेंट राइटिंग में टेनेंसी एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो उसमें इसको अच्छे से ध्यान रखना। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्री में भी, अगर कोई भी पर्टिकुलर टेनेंसी का एग्रीमेंट हुआ, उसमें कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस थी वो नहीं डाली गई, अब कोई सूट फाइल हुई और वो जो भी टेनेंट है या फिर लैंडलॉर्ड है अपनी तरफ से इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन को एज ए एविडेंस रखना चाहता है, तो वो अलाउ है कि नहीं है। तो सबसेक्शन 5 इस चीज की बात करता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुई है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो सिर्फ वो टर्म्स एंड कंडीशन एज अ जो एविडेंस है, एज ए एविडेंस एक्सेप्टेड है, कहां पे, कोर्ट में। इसके अलावा जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह जहां पे भी, या फिर रेंट अथॉरिटी के सामने जहां पे भी ये यूज है, तो वहां पे ये काम की है, इसके अलावा ये काम की नहीं है। ये बात करता है हमारा सबसेक्शन 5, किस चीज से रिलेटेड बात करता है इसको, ये बात करता है एविडेंस से रिलेटेड, किस चीज की, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कहां पे, एग्रीमेंट में फिक्स की हुई है, उनसे रिलेटेड बात करता है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये क्या होंगी, एक्सेप्टेड है। इसके अलावा
अदर कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन एज एन एविडेंस नॉट अलाउड। ये बात करता है हमारा सबसेक्शन 5। अब इसके बाद आती है सबसेक्शन 6 की बात। सबसेक्शन 6 किससे रिलेटेड बात करता है? जो हमारी रेंट अथॉरिटी थी उसकी भी एक ड्यूटी डिसाइड की हुई है सबसेक्शन 6 में। उसकी क्या ड्यूटी है कि जैसे ही हमने जो भी हमारा एग्रीमेंट था उसको उसके पास कम्युनिकेट किया, उसने क्या किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन होते ही उसने हमको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, और रजिस्ट्रेशन नंबर देते ही अब उसकी एक ड्यूटी है कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसको अपनी जो भी वेबसाइट है इंटरनेट पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर जो भी टेनेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास उसने रिसीव की है, जितनी भी डिटेल्स वगैरह है टेनेंसी से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उनको क्या करेगा, वो जो भी अलॉटमेंट हुए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह उनको क्या करेगा, अपलोड करेगा। कहाँ? उसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है, जो भी इंटरनेट पे, वहां पे वो अपलोड कर देगा। अब आती है बात सेक्शन नंबर 22C। 22C बात करता है पीरियड ऑफ टीनेंसी। पीरियड ऑफ टीनेंसी सेक्शन 8 में देखी थी, एक तो हमने लिमिटेड पीरियड टीनेंसी, एक आता है पीरियड ऑफ टीनेंसी का 22C में। तो इनको इस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। वहां पे तो 3 इयर्स की थी और 3 टाइम्स थी, यानी टोटल 9 इयर्स तक हो सकती थी। अब 22C में जो बात करता है, ये बात करता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू जो भी एग्रीमेंट में एग्री हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, दोनों पार्टी जिस भी चीज पे सहमत हुई हैं जितने भी समय के लिए, ये अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं। यानी पीरियड ऑफ टीनेंसी कितना होगा, जितना भी दोनों आपस में एक तरीके से एग्री हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जैसे ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए 1 साल तक की इसमें इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि 1 साल की टीनेंसी के लिए दोनों एग्री। इसके बाद जैसे ही 1 साल खत्म हो गया तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये क्या करता है, टीनेंट करेगा अप्रोच करेगा आफ्टर एंड। जैसे 1 साल की, वैसे तो 1 साल से ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है, लीज का काम करता है। तो इसको हम 1 सेकंड के लिए 11 मंथ की ले लेते हैं। 11 मंथ्स की टीनेंसी है। 11 मंथ्स की टीनेंसी थी, उसका जैसे एंड हुआ तो टीनेंट अप्रोच करता है किसको, लैंडलॉर्ड को, कि इसका वापस से रिन्यूअल किया जाए। उस अकॉर्डिंगली दोनों जहां भी सेटिस्फाई होते हैं जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो ये वापस से क्या करते हैं, उसका रिन्यूअल करते हैं। तो अप्रोच करता है लैंडलॉर्ड को, किसके लिए करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिन्यूअल। रिन्यूअल ऑफ टीनेंसी। क्या, जैसे ही खत्म होता है जो भी एग्रीड पीरियड था, वो खत्म होने के बाद कौन अप्रोच करता है, टीनेंट अप्रोच करता है किसको, लैंडलॉर्ड को। किस चीज के लिए, रिन्यूअल के लिए। किस चीज का, जो भी एक्सटेंशन करना है, रिन्यूअल करना है या फिर उसका कोई एक्सटेंशन करना है टीनेंसी पीरियड का, उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो क्या करते हैं, अपना दोबारा से टीनेंट उसको अप्रोच करता है। और जिस भी तरीके से वो नई टर्म्स और कंडीशंस, जिस तरीके से भी दोनों के दोनों, टीनेंट और ये, इन दोनों की म्यूचुअली दोनों अगर एग्री हो जाते हैं, उस अकॉर्डिंगली ये आगे क्या हो जाती है, टीनेंसी एक्सटेंड हो जाती है और फर्दर या फिर रिन्यू हो जाती है। रिन्यू का मतलब है कि पुराना जो था वही रिन्यू हो गया फर्दर 11 महीने, और जो भी एक्सटेंशन वगैरह है तो या तो हो सकता है 6 महीने का एक्सटेंशन लेना है उसको, 5 महीने ही रहना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो अलग अलग पीरियड आएगा उसको तो बोलते हैं अपन एक्सटेंशन, कि कितना एक्सटेंशन। और रिन्यूअल का मतलब है यही सेम आगे चलेगी। अब नया जो पॉइंट आता है वो आता है कि मान लीजिए टीनेंट ने इसको अप्रोच किया और लैंडलॉर्ड उस चीज के लिए एग्री नहीं है,
अब अगर लैंडलॉर्ड उस चीज के लिए एग्री नहीं है तो उस केस में क्या, जैसे कोई भी आफ्टर द पीरियड, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द प्रीवियस टीनेंसी पीरियड, उसके बाद टीनेंट हैज अप्रोच्ड लैंडलॉर्ड, thereafter लैंडलॉर्ड डिनाइज द एक्सटेंशन और एनी रिन्यूअल, तो उसके बाद क्या इसमें सिस्टम चलता है, तो उसके बाद ये प्रोवाइड है सेक्शन सबसेक्शन 3 में कि अगर उसने डिनाई कर दिया या डिनाई नहीं किया, एक तरीके से वो कुछ भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे कि टीनेंट ने उससे लैंडलॉर्ड को बोला, अप्रोच किया कि भाई 5-7 महीने के लिए और इसको एक्सटेंड करो या फिर रिन्यू कर दीजिए, तो जो भी लैंडलॉर्ड होता है उसने उसका कुछ भी नहीं कहा और मंथ टू मंथ सारा जो भी उसका पैसा वैसा है टीनेंसी का, जो भी रेंट वगैरह था उसको वो कंटिन्यू ले रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो इसको एक तरीके से इम्प्लाइड एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो इसका थर्ड का अपन नाम दे सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं लिखा पर अपन नाम दे सकते हैं इम्प्लाइड एक्सटेंशन। अब जो इम्प्लाइड एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम हो सकता है 6 मंथ्स का, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली एंड मान ली जाएगी। अगर 6 महीने तक तो वो चल जाएगा, जैसे उसने लैंडलॉर्ड ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना तो उसको डिनाई किया टीनेंसी को, ना तो उसका रिन्यूअल और एक्सटेंशन को डिनाई किया, ना उसको एक्सेप्ट किया, एग्री हुआ उसके साथ, तो मंथ टू मंथ बेसिस पे वो एक्सटेंड होती चली जाएगी हर महीने के हिसाब से। जैसे इस महीने का रेंट दे दिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया, तो इस महीने के लिए एग्री हो गया, तो इस महीने का हो गया पूरा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के लिए हुआ तो नेक्स्ट मंथ का भी हो गया, उसके बाद ऐसे करते करते टोटल 6 मंथ तक, 6 मंथ तक के लिए वो टीनेंसी एग्जिस्ट करेगी, और उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म मानी जाएगी, एंड समझा जाएगा उस चीज का। ये बात करता है हमारा सेक्शन 22C। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है 22E। 22E हमारी बात करता है रिवीजन से रिलेटेड। 22 जो डी, सॉरी सी के बाद आता है डी, सेक्शन 22D। यहां से हमारा चैप्टर 5B शुरू हो जाता है, यानी जो 5A है, यहां पे कितने सेक्शन हैं, 22A से 22C तक, 22A से 22C ये सेक्शंस हैं 5 चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5B। चैप्टर नंबर 5B आता है। चैप्टर नंबर 5B किस चीज से रिलेटेड है, ये रिवीजन वगैरह से रिलेटेड है, कि किस तरीके से रिवीजन वगैरह होगा, और जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड है। तो 22D ये बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की, रिवीजन ऑफ रेंट। जैसे एक हमने रिवीजन पढ़ा था सेक्शन 6 और 7 में, वो एक अलग तरीके का था, और ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। एक तो हमने इस बेसिस पे पढ़ा जो रिवीजन था कि पुराना जो रेंट चलता आ रहा है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम किस तरीके से रिन्यू किया जाए, और ये जो रिवीजन है ये किस तरीके से होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट किया या उसको कुछ डेवलप करा दिया, तो सीधी सी बात है अगर उसकी सुविधाएं या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, तो अकॉर्डिंगली रेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग ये बात करता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है, एक तो है इंप्रूवमेंट, दूसरा होता है अगर जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ उसका डिमाइन्यूएशन कर दिया या फिर डिटेरियोरेशन कर दिया, उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया, या फिर उसको कुछ सुविधाएं उसमें से हटा ली तोड़ फोड़ करके, कुछ कमरे कम कर दिए, या फिर अपने पर्पस से किसी लैंडलॉर्ड ने कुछ यूज कर लिया, किसी भी तरीके से जो टेनेंट को प्रोवाइड थी जो प्रीमाइसेस, उसमें प्रॉपर्टी में क्या किया, यहाँ तो इंप्रूवमेंट किया और यहाँ पे कुछ डिक्रीज कर दिया। इस तरीके से एक वर्ड में इसको अगर याद रखा जाए तो जो यहां पे तो होता है इंक्रीज, तो रेंट भी ऑटोमेटिक यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। अब बात आती है ये जो इंक्रीज रेंट होगा, इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो कि प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के आता है, वो क्या है कि ये कब से लागू होगा, ये अप्लाई कब से होगा, तो आफ्टर 1 मंथ, ये 1 महीने के बाद उस पर अप्लाई होता है, जो भी प्रीमाइसेस में जहां पे भी वो इंक्रीज हुआ है रेंट, कब से, आफ्टर 1 मंथ। जहां जब कोई भी पर्टिकुलर रेंट वगैरह है उसकी इंक्रीमेंट की बात हुई है तो वो कब से पेबल है, आफ्टर द 1 मंथ। दूसरी बात आती है डिक्रीज, अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है
जैसे कि डिटेरियोरेशन या डीमाइन्यूएशन किया है प्रॉपर्टी का, कुछ डिक्रीज किया है उसमें कोई भी अकोमोडेशन या हाउस सर्विसेज में, तो उसका क्या होगा, जो टीनेंट है वो क्या करेगा, वहां पे क्लेम करेगा। और यहाँ पे पेबल है, जैसे यहाँ पे तो लैंडलॉर्ड क्लेम करेगा, तो लैंडलॉर्ड क्लेम करेगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज बड़ा हुआ रेंट तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड क्लेम करता है। तो जब ये क्लेम करे ना करे 1 महीने बाद ही वो एप्लीकेबल है। अगर कुछ डिक्रीज हुआ है तो टीनेंट क्या करता है, क्लेम करता है डिक्रीज रेंट का। ये बात है, ये मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है। इसके अलावा इसमें जो कुछ प्रोसीजरल बात है, प्रोसीजरल कैसे बात है कि जो भी दोनों में अगर बीच में कोई कंफ्लिक्ट वगैरह आता है तो दोनों कहाँ जाएंगे, दोनों जाएंगे रेंट अथॉरिटी के पास, क्योंकि ये चैप्टर जो 5B वगैरह है ये हमारे किस चीज से, 5A और 5B दोनों कहीं ना कहीं रेंट अथॉरिटी से रिलेटेड बात करते हैं। तो इसको ध्यान में रखो बस कि एक तो जो अपील हमने पढ़ी थी ना 60 डेज के अंदर, किसमें पढ़ी थी, 22A में, जहां इसका एस्टेब्लिशमेंट था वहीं अपील से रिलेटेड प्रोविजन था 60 डेज के अंदर, किसमें, RT में। बस मेरे हिसाब से, या फिर अपन और एक बार देख लेंगे, कहीं ना कहीं रेंट अथॉरिटी के अलावा जो बात की है ना RT की, वो सिर्फ उसी सेक्शन में। उसके अलावा यहाँ इतना सा ध्यान रखना है 5A और 5B से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए प्रीलिमिनरी एग्जाम में, अगर अपन को ध्यान नहीं है तो उस केस का बस इतना ध्यान रखना है कि अपील तो RT में होगी 60 डेज में। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, रिवीजन ऑफ रेंट 5B या 5A से रिलेटेड, तो उस केस में क्या होगा, वो अकॉर्डिंगली रेंट अथॉरिटी में जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सारा सिस्टम चलता है। अभी हम देख रहे थे ना 522D, तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि अब जो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अब जो भी कंफ्लिक्ट होगा, तो वो कंफ्लिक्ट का जो भी रिपोर्ट होगी वो कहां होगी, ये दोनों अपने आप में कहा जा सकते हैं, किसको अप्रोच करेंगे, रेंट अथॉरिटी को। और रेंट अथॉरिटी क्या करती है, दोनों के बीच में एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है कि पीसफुली दोनों के बीच में क्या, सेटलमेंट, एमिकेबल सेटलमेंट की बात करेगी। और अगर सेटलमेंट तक नहीं पहुंचते हैं तो अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, अपना ऑर्डर पर्टिकुलर कोई भी है उस अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर पास कर देती है। इस तरीके की इसमें बात है, यानी दोनों पार्टियों को सुना जाता है और उसके बाद इस तरीके का इसमें प्रोविजन है। इसके बाद बात आती है सेक्शन 22E की। 22E किस चीज से बात करता है, ये बात करता है जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो फाइल की जाती है किसकी, 22D की, जो रिवीजन है उसकी, वो फाइल कहाँ होती है, 22E के अकॉर्डिंग वो फाइल होती है। अब 22F किस चीज से बात करता है, F को ध्यान रखो, फोर्स। फोर्स क्या करती है, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करती है, सिक्योरिटी का काम करती है ना हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वगैरह है, तो उस अकॉर्डिंग F फोर्स, फोर्स फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट में क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने दिन की होती है, 1 मंथ की होती है। 1 मंथ मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट की जा सकती है, या फिर जो भी उनका एग्री है। इसके अलावा बात आती है कि जो सिक्योरिटी होती है इसको वापस आफ्टर द एंडिंग ऑफ द टीनेंसी 1 मंथ के अंदर उसको वापस रीपे करेगा कौन, लैंडलॉर्ड, किसको, टीनेंट को। अगर ये पे नहीं करता है तो अकॉर्डिंगली वो रेंट अथॉरिटी वगैरह के पास जाके अप्रोच किया जा सकता है। अब बात आती है हमारी 22G। 22G किस चीज की बात करता है कि जो भी डिपोजिशन ऑफ रेंट है, जो कि रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि जो भी रेंट है उनको किस कंडीशन में किसके पास, रेंट अथॉरिटी के पास जमा किया जा सकता है। तो इनके 3 केसेस हैं, इनको 3 ग्राउंड को हम ध्यान रख सकते हैं, 3 टोटल ग्राउंड हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो जो लैंडलॉर्ड है अगर वो डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है उस पर्टिकुलर रेंट को लेने से, डिनाई या फिर रिफ्यूज कर दे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेक्शन 5 में हमने देखा था, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो भी देखा था उसके बैंक अकाउंट वगैरह जो भी डिटेल्स थी, बैंक डिटेल्स उनको डिस्क्लोज अगर नहीं की है तो वो कहां, रेंट अथॉरिटी के पास। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर वो डाउट है, किसको, टीनेंट को, क्या डाउट है कि उसका मालिक कौन है, यानी लैंडलॉर्ड कौन है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, वो रेंट अथॉरिटी के पास जमा करा देगा। और जब ये रेंट अथॉरिटी के पास जमा कराएगा तो उसका क्या है, उसको रिसिप्ट वगैरह दी जाएगी। इसको कंटिन्यू करते हैं, तो उसको क्या दी जाएगी, रिसिप्ट दी जाएगी। और ये रिसिप्ट क्या है, ये एविडेंस के तौर पे किस चीज का, उसका एडमिशन, जो लैंडलॉर्ड है
उसका एडमिशन नहीं माना जाएगा। एडमिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे रेंट अथॉरिटी के पास जैसे मान लो 10,000 रुपए टेनेंट ने जमा करा दिए, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज उसने जैसे जमा कराए, 10,000 रुपीज की वो रिसिप्ट दे देगा कौन? लैंडलॉर्ड। तो इसका मतलब ये एडमिशन नहीं माना जाएगा कि उसने 10,000 रुपीज एक्सेप्ट किए तो उस प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 रुपीज था, हो सकता है ज्यादा हो। ये बात करता है मेनली सेक्शन हमारा 22G। इसके बाद बात आती है हमारे एमिनिटीज से रिलेटेड चैप्टर है, यहाँ पे हमारा टोटल खत्म हो गया। एमिनिटीज का चैप्टर है 6। एमिनिटीज के सेक्शन है 23 और 23A से रिलेटेड, इसमें दोनों में बात करती है। एमिनिटीज एक तरीके से राइट होते हैं किसके? टेनेंट के। जो राइट्स होते हैं इसको विदहोल्ड या फिर सस्पेंड या एक तरीके से उनको हटाया नहीं जा सकता, विदहोल्ड नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता इस अधिकार को। यानी जो एमिनिटीज से रिलेटेड चीज हैं ये सारी क्या नहीं की जा सकती? विदहोल्ड नहीं की जा सकती विदाउट द परमिशन ऑफ, विदाउट परमिशन ऑफ किसकी? रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी की परमिशन के बिना इसको विदहोल्ड नहीं किया जा सकता या छीनी नहीं जा सकती। अब बात आती है कि अगर ये ऐसा हो जाए तो उसके बाद क्या किया जाएगा? ऐसा हो जाए तो पिटीशन फाइल की जाएगी। कहां पे? रेंट अथॉरिटी के पास। रेंट अथॉरिटी के पास इस तरीके की जो पिटीशन फाइल की जाएगी। यहां पे रेंट अथॉरिटी को एक पावर भी दी जाती है, इंटरिम ऑर्डर वगैरह वो पास कर सकती है। इंटरिम ऑर्डर का क्या मतलब है कि जैसे टेनेंट ने कोई भी पिटीशन फाइल की है तो वो एक बार इंटरिम ऑर्डर निकालेगी कि फिलहाल तो आप इसको दीजिए जो भी एमिनिटीज वगैरह है। और वो क्यों? क्योंकि जो एमिनिटीज छीनी थी वो किस ग्राउंड पे छीनी थी उसने? लैंडलॉर्ड ने। वो इस ग्राउंड पे कि उसको जो भी उसके चार्जेस थे, चार्जेस पे नहीं किए। तो चार्जेस पे नहीं किए तो उसने क्या किया? वो रेंट अथॉरिटी को अप्रोच की। रेंट अथॉरिटी ने क्या किया? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर अकॉर्डिंगली वो फाइल कर सकता है। और उसके बाद वो जो भी मैटर है इसका उसको क्या करेगा? 60 डेज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 60 डेज के अंदर वो क्या कर देगा? इसको डिस्पोज कर देगा। ये जो भी रेंट अथॉरिटी का काम है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करेगी? डिस्पोजल उस केस का कर देगी। इसके बाद बात आती है 24 में। 23A नहीं था, ये सेक्शन 24 ही नेक्स्ट सेक्शन है। 24 सेक्शन 24 किस चीज से रिलेटेड बात करता है? ये कुछ ड्यूटीज वगैरह प्रेस्क्राइब करता है। ड्यूटीज किस तरीके की? टेनेंट वगैरह की। टेनेंट की क्या ड्यूटी है? जो भी प्रेमाइसेस उसने रेंट पे ले रखी है उसका 5% जो अगर उसका रेंट, जैसे मान लो 1000 रुपए उसका, 100 रुपए उसका रेंट है सिंपल सा किसी भी प्रेमाइसेस का, तो 5% कितना हुआ? 5 रुपए। तो 5 रुपए तक का सालाना जो भी खर्च है अगर उस प्रॉपर्टी के कोई भी रिपेयरिंग या डेवलपमेंट में आता है तो वो खर्च करेगा। कहां तक का? 5 रुपए तक का। अगर उससे ज्यादा खर्चा है तो 15 दिन का नोटिस देगा। किसको देगा? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड 15 दिन के अंदर अंदर बाउंड है क्या? उसको कंप्लीट अपना जो भी डेवलपमेंट है, अगर वो नहीं करता है 15 दिन के अंदर अंदर तो जो भी किराया उसमें से काट के, कौन काटेगा? टेनेंट। जो भी उसका किराया था उसको काट कूट के वो सारा काम करवा सकता है। यहां तक एमिनिटीज से रिलेटेड हमारा चैप्टर। अब थोड़ा सा बच रहा है, टाइम की शॉर्टेज है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिसाइड जो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।